ये जो आपकी तीसरी प्रश्नावली दी गई है क्लास 10th का 1.3 की प्रश्नावली, इसमें आपका प्रत्येक सवाल जो है वह सिद्ध करने के लिए कथन पे आधारित है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर सत्र में देखा जाता है कि इस प्रकार का सवाल आपका पूछा जाता है। तो मैं एक सवाल आप लोगों को बता रहा हूं जिस कॉन्सेप्ट पे सभी सवालों को आप अच्छी तरह लगा लेंगे। क्या कह रहा है आपका 1.3 की प्रश्नावली का सवाल? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपका सवाल है। आने की संभावना आपका 95% है। ये मानकर चलिए जब भी यह आपका सवाल आएगा तो 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर से कम का नहीं रहेगा। तो सवाल में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है कि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसका कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? कहने का मतलब ये है यदि किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो हम उसको कहते हैं कि आप चोर हैं। तो यदि उसने चोरी नहीं की है तो वह क्या करता है? प्रमाण देता है कि नहीं, हमने चोरी नहीं की है। आप फला व्यक्ति से पूछ लीजिए कि इस टाइम पे हम उनके साथ थे। यदि उसका प्रमाण सत्य निकल जाता है तो उसको चोर ना करके क्या कहा जाता है? निर्दोष कहा जाता है। यदि वह प्रमाण नहीं दे पाता है तो उसे हम क्या घोषित कर देते हैं? चोर घोषित कर देते हैं। उसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सवाल आपका लगेगा। तो सर्वप्रथम हम इस सवाल को लगाने के लिए दिए गए कथन का क्या मानेंगे? विपरीत मानेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा इस प्रकार का सवाल लगाने का। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर्वप्रथम दिए गए कथन का हम क्या मानेंगे? विपरीत मानेंगे। तो विपरीत क्या होगा? है परिमेय का परिमेय होगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या मानना पड़ेगा? माना कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया कि सर्वप्रथम दिए गए कथन का विपरीत मान लो। तो मान लो आप, तो यहां पर आप लिखिएगा माना कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि हमने इसको परिमेय संख्या कह दिया तो मैं जानता हूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके। ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने क्या माना? परिमेय संख्या। तो मैं जानता हूं कि परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? P/Q के रूप में। तो आप लिखिएगा इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या तो इसको मैं किसके रूप में दिखा सकता हूं? P/Q के रूप में लिखिएगा। और कथन में क्या लिखिएगा? जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये क्यों लिखा गया? क्योंकि कथन में मैंने मान लिया कि यह परिमेय है और परिमेय का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 के बराबर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपको बताया गया होगा परिभाषा में P/Q तो आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ गया होगा कि सर P और Q क्या है? तो P और Q क्या है?
पूर्णांक संख्याएं हैं। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्यों कहा गया पी व क्यू को? इसलिए कहा गया क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी संख्या आ सकती है और ऋणात्मक भी आ सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि परिमेय संख्याएं धनात्मक में भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कथन में, जहां पी व क्यू कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक में हमारा धनात्मक भी आ जाएगा और ऋणात्मक भी आ जाएगा। पूर्णांक संख्या है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। फिर से देखिए, सर्वप्रथम हम दिए गए कथन का क्या मानेंगे? विपरीत। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही हमने इसको परिमेय मान लिया तो उस संख्या को किसके बराबर दिखा सकते हैं? P बटे Q के रूप में। और ये हमेशा आपका कथन रहेगा, बदलेगा कौन? केवल अंक बदलेगा। और कथन है आपका ज्यों का त्यों लिखा जाएगा प्रत्येक सवाल में। अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी बिना करड़ी वाली संख्याएं हैं उनको हम बारी बारी से क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस सवाल को लगाने का? कि जितनी भी बिना करड़ी वाली संख्याएं हैं उनको हम बारी बारी से क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करो, तो क्या 3 करड़ी में है? नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतर। तो मैं जानता हूं कि पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होगा? विपरीत। तो इसको पक्षांतर करना, तो इसका मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़ा तो क्या मिला? 2 करड़ी में 5। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला? बराबर। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला? P बटा Q। मैं जानता हूं कि किसी भी संख्या को यदि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाएंगे तो चिन्ह क्या होता है? विपरीत। तो इसके आगे चिन्ह क्या छिपा है? प्लस। तो प्लस का विपरीत क्या होगा? माइनस होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए संख्या अंश बटे हर में क्या? ए संख्या अंश बटे हर में है, तो इसको भी हम क्या बना लेंगे? अंश बटे हर। तो मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है? 1। और यह 1 क्यों छिपा रहता है? क्योंकि 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही आएगा, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। आपको इसके आगे का लगाने का कॉन्सेप्ट बताया गया कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो और बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों, तो हर का क्या करते हैं? एलसीएम। तो Q और 1 का एलसीएम कितना होता है? Q होगा। क्या होगा? Q होगा। एलसीएम का मतलब जो हर में लिखा गया है उस संख्या को लिख लीजिए और इनको आप तब तक काटिए जब तक इनके नीचे 1 ना आ जाए। तो Q किससे कटेगा? Q से। क्या है? Q से 1 कटेगा? नहीं। तो जो नहीं करता एलसीएम में उसको हम क्या करते हैं? उतार लेते हैं। तो देखिए सभी अवयव के नीचे 1 आ गया कि नहीं? तो इसका एलसीएम कितना हुआ? Q। इतनी बात समझ में आई? अब गुणा करो, 1 का गुणा P में करेंगे तो क्या आएगा? P। आगे बढ़ा तो माइनस। अब Q का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा? 3Q। इतनी बात समझ में आई? मैंने कहा कि जितनी भी बिना करड़ी वाली संख्याएं रहेंगी उनको हम बारी बारी से क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो एक बार मैंने 3 को पक्षांतर किया, अभी भी बिना करड़ी वाला है कि नहीं? तो इसको भी हम क्या करेंगे? तो इन दोनों अवयवों के बीच में क्या कोई चिन्ह लिखा है? नहीं। जब दो अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह ना लिखा गया तो कैसा चिन्ह छिपा है? तो गुणा का उल्टा क्या होगा? भाग होगा। तो क्या बचेगा? करड़ी में 5 बराबर P माइनस 3Q बटे कितना? 2Q हो जाएगा, क्योंकि Q पहले से ही है आपका। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखिए, ये संख्या क्या है? अंश बटे हर। मैं कोई भी संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा अंश बटे हर में 10 बटा 2, मैंने लिखा 4 बटा 2 लिखा, मैंने लिखा 32 बटा 4 लिखा या 16 बटा 4 लिखा। तो यदि दुनिया की कोई भी संख्या अंश बटे हर में है तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित नहीं, सहविभाजित करते हैं। क्या करते हैं? सहविभाजित। सहविभाजित का मतलब काटते हैं। तो ये 4 किसको काटेगा? 16 को।
ये 2 किसको काटेगा? 10 को। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में है तो मैं इस कॉन्सेप्ट को लिख सकता हूं कि ये संख्या एक दूसरे को क्या करेंगे? सह विभाजित करेंगे। तो लिखिएगा, जहां एक बार अंश को उठा के लिख देना, अंश में जो रहेगा टोटल लिख देना। लिखना जहां p-3q वैट, हर में लिख देना, हर में कुल कितना है? 2q। एक दूसरे को क्या करते हैं? सह विभाजित करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि सह विभाजित का मतलब क्या होता है तो क्या बताएंगे? काटते हैं। सह विभाजित का मतलब क्या होता है? काटते हैं। तो जहां p-3q व 2q एक दूसरे को सह विभाजित करते हैं, तो यदि कोई भी संख्या एक दूसरे को काट रही है तो वह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब मैं अब इसको क्या घोषित कर सकता हूं? परिमेय संख्या। तो लिखिएगा, इसलिए p-3q बटे 2q कैसी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी आपकी? एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय ही होगा। सवाल ये उठता है कि सर आप गलत बता रहे हैं, तो करणी में है, ये कहाँ परिमेय है? ये परिमेय क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या आ गया? बराबर आ गया। तो इसका मतलब यदि ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। तो लिखिएगा, तथा करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। है मत लिखिएगा, मतलब होगी लेकिन वास्तव में नहीं है, इसलिए होगी लिखिएगा। तथा करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे आपने लिख दिया। अब यहां पर आप ध्यान पूर्वक समझना। अब मैंने लिखा कि करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या, किंतु वास्तविकता से देखी जाए, सच्चाई से देखी जाए तो क्या करणी में 5 एक परिमेय संख्या है? नहीं। तो एक कथन के विरुद्ध लिख दिया कि नहीं? तो यदि कथन के विरुद्ध हो जाएगा तो इसको शब्दों में कैसे लिखिएगा? लिखिएगा, किंतु यह एक विरोधाभास कथन है। क्या लिखेगा? किंतु यह एक विरोधाभास कथन है। क्या लिखिएगा? किंतु यह एक विरोधाभास कथन है। तो विरोधाभास का मतलब क्या? मैंने कथन के विपरीत लिख दिया। तो जब ये परिमेय नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो लिख दीजिएगा लास्ट में अतः। जो सवाल दिया रहेगा उसी को आखिरी में लिखना। अतः 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव लिख दीजिएगा, मतलब सिद्ध हो गया। फिर से आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैंने क्या कहा था इसका उदाहरण लेकर? यदि कोई व्यक्ति चोरी नहीं किया है, मैं उस पे इल्जाम लगा रहा हूं, नहीं तुम चोर हो, तो वह प्रमाण दे दिया तो इसका मतलब वह चोर नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार मैं इसको परिमेय मान करके चला, किंतु क्या मेरा प्रमाण सटीक निकला? नहीं निकला। तो हमें विवश होकर के क्या कहना पड़ा? अपरिमेय कहना पड़ा। इसको आप लगाने का एक ही कॉन्सेप्ट है आपका कि सर्वप्रथम दिए गए कथन का क्या कर लीजिए? विपरीत मान लीजिए। और जैसे ही विपरीत मानते हैं तो उनको किस रूप में लिख लेना? p/q के रूप में। इसके आगे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी बिना करणी वाली संख्याएं हैं उनको हम बारी बारी से क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के बाद
आप देखिएगा कि जो अंश बटे में हर वाली संख्या है वह एक दूसरे को क्या करती हैं, सहविभाजित करती हैं। यदि कोई भी संख्या एक दूसरे को सहविभाजित करती है तो वह कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि कटेगा तो परिमेय संख्या आपका कहलाएगा। तो इसलिए ये परिमेय संख्या, यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह आ गया, बराबर आ गया। तो हमने लिख दिया तथा करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, किंतु वास्तव में ये परिमेय संख्या है नहीं है। तो ये क्या लिखा गया, कथन के विरुद्ध। तो इस कथन को क्या लिखेंगे, किंतु यह एक विरोधाभास कथन है, मतलब ये परिमेय नहीं है। तो जब ये परिमेय नहीं है तो आखिरी में क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया? तो नोट कर लो इसको। ये सवाल आपका जो था परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। अंतर केवल ये रहेगा कि प्लस माइनस में अंक केवल बदले रहेंगे और बाकी सेम आपका यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यदि कभी भी आपका इस प्रकार का सवाल सिद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि सर्वप्रथम दिए गए कथन का हम क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे। जैसे उदाहरण का जो सवाल दिया गया है, उदाहरण का पहला सवाल आपका क्या दिया गया है, कह रहा है कि करड़ी में 7, क्या कह रहा है कि करड़ी में 7 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 7 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका क्या बताया कि सर्वप्रथम दिए गए कथन का क्या मानेंगे, विपरीत। तो अपरिमेय का विपरीत क्या होगा, परिमेय। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मान लीजिए यहां पर तो लिखिएगा, माना कि करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। तो हमने सर्वप्रथम दिए गए कथन का विपरीत मान लिया। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूँ, P बटे Q के रूप में। तो लिखिएगा, इसलिए करड़ी में 7 बराबर P बटे Q। क्या लिखिएगा, करड़ी में 7 बराबर P बटे Q, क्योंकि परिमेय संख्या का ये नियम है। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां P व Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसको भी लिख दीजिए प्रमाण में, जहां P व Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है आपका, एक पूर्णांक संख्या है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका? यस सर। तो हमने इसको पूर्णांक संख्या मान लिया। फिर इसके आगे का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हम बिना करड़ी वाली संख्याओं को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो क्या यहाँ पर बिना करड़ी वाली कोई संख्या है, नहीं। तो क्या हमें पक्षांतर करने का आवश्यकता है, नहीं। तो इसको 2 विधियों से लगा सकते हैं। जो विधि आपकी किताब में लगाई गई है उस विधि से आप मत लगाइएगा, क्योंकि घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे हमने कहा था कि बिना करड़ी वाली संख्या को क्या करना है, पक्षांतर करना है। मौखिक के लिए यहाँ पर समझ लीजिए, उदाहरण के लिए तो ये बिना करड़ी वाला नहीं है तो हमें करड़ी को हटाना पड़ेगा। हमें करड़ी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो करड़ी को हटाने के लिए मैं जानता हूं कि वर्ग से करड़ी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p² बटे q²। तो वर्ग से करड़ी क्या होगी, कैंसिल। तो 7 बराबर क्या आ गया,
पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ये संख्या अंश बटे हर में क्या है? अंश बटे हर में है नहीं, तो इसको भी अंश बटे हर में कर लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है। यदि संख्याएं कहीं भी अंश बटे हर में हो और बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक गुणा, तो क्यू स्क्वायर का गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 क्यू स्क्वायर बराबर 1 का गुणा पी स्क्वायर में करेंगे तो पी स्क्वायर। अब ध्यान दो, देखो बिना करने वाली संख्या आ गई कि नहीं? तो इसको पक्षांतर करो, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह? गुणे का। तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बटे कितना आ गया? 7 आ गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बाई 7 आ गया, तो क्या कोई बिना करड़ी वाली संख्या बची? नहीं बची। तो हम जानते हैं कि वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल होता है। यदि हमें बिना करड़ी वाला लाना है तो वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में पी स्क्वायर बटे 7 हो गया। इतना समझ में आया? अब आप जानते हैं वर्गमूल का मतलब जो एक जैसा 2 बार दिखाई देगा उसको हम क्या करेंगे? करड़ी के। तो पी स्क्वायर को हम गुणा करके क्या लिख सकते हैं? पी गुणे पी 2 बार मिलेगा तो इनको हम क्या कर लेंगे? बाहर। तो पी करड़ी के बाहर हो जाएगा। क्या 7 का 2 बार दिखाई दे रहा है? तो इसको हम करड़ी में रहने देंगे। मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का पूर्णांक कितना छिपा रहता है? 1, तो 1 यहाँ पर कर दीजिए। अब देखो क्यू को पक्षांतर कर दो, क्योंकि ये भी बिना करड़ी वाली संख्या है, तो बिना करड़ी वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? पी बटे करड़ी में 7 क्यू। फिर क्या कर लो? अंश बटे हर में तिर्यक गुणा करो, तो करड़ी 7 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा? करड़ी में 7 बटे क्या आ गया? पी बटे क्यू। देखो घुमा फिरा के जहां से मैंने शुरू किया था फिर वहीं आ गए कि नहीं? तो आप कब वर्ग करिएगा? जब दोनों संख्याएं करड़ी होंगी तब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यदि केवल एक ही संख्या हमारी रहेगी करड़ी में तो हम उसको पक्षांतर नहीं करेंगे। ये आसान तरीका मैं बता रहा हूं। ये देखो लंबा हो गया कि नहीं? घुमा फिरा के जहां से शुरू किया था फिर वहीं आ गया। तो क्या वर्ग करने से कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे लगाएंगे इनको आप ध्यान पूर्वक समझिए। तो मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था? मैंने कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि बिना करड़ी वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे? बारी बारी से पक्षांतर। तो क्या यहाँ पर कोई बिना वाली करड़ी वाली संख्या नहीं है, तो पक्षांतर हम करेंगे ही नहीं। फिर मैंने कहा पक्षांतर नहीं करेंगे तो बचा आपका पी बटा क्यू। तो कोई भी पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है अंश बटे हर के रूप में, तो वह संख्या एक दूसरे को क्या करती है? 6 विभाजित करती है। तो लिख दीजिएगा इसको, जहां पी व क्यू मतलब हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले ले पी व क्यू का, तो वह एक दूसरे को हमेशा क्या करेगा? सह विभाजित करेगा। तो लिखिएगा जहां पी व क्यू एक दूसरे को सह विभाजित करते हैं, एक दूसरे को सह विभाजित करते हैं। यदि कोई संख्या एक दूसरे को सह विभाजित करता है तो वह कैसी संख्या होगी? सह विभाजित करते हैं। यदि कोई भी संख्या एक दूसरे को काट रही है तो कैसी संख्या होगी? परिमेय। जैसे कैसे परिमेय हमने समझा, जैसे मैंने 10/2 लिखा तो यह एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो 10/2 कैसी संख्या? परिमेय, क्योंकि यह अंश बटे हर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं इसलिए P बटे Q एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। ये अब हमारा प्रमाण हो गया कि इसको तो मैंने माना था लेकिन अब प्रमाण दे दिया तो एक ऐसी संख्या हो गई? परिमेय हो गई। तो यहाँ पर लिखिएगा इसलिए P
P बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा? परिमेय ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह। तो लिखिएगा अतः तथा करड़ी में 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। है मत लिखिएगा, एक परिमेय संख्या होगी। किंतु वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो क्या ये वास्तव में हमारी परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो लिखिएगा, अब ये कथन के क्या लिख दिया गया? विपरीत लिख दिया। तो इस कथन को क्या लिखिएगा? किंतु यह एक विरोधाभास कथन है। तो यहाँ पर लिखिएगा किंतु यह एक विरोधाभास कथन है। किंतु यह एक विरोधाभास कथन है। यदि ये कथन के विरोध हो गया, ये परिमेय नहीं हो रहा है, तो कैसा होगा? अपरिमेय होगा। तो लिख लेना अतः जो सवाल दिया रहेगा उसी को आखिरी में लिखना। अतः करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। एक ही कॉन्सेप्ट से आपका टोटल सवाल लग जाएगा। एक अपरिमेय संख्या है, इसी को हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूफ। फिर से आप मेरी बात को समझना। सर्वप्रथम दिए गए कथन का हम क्या कर लेंगे? विपरीत मान लेंगे। अब विपरीत मानने के बाद उसको किस रूप में लिख लेना? P बटे Q के रूप में। फिर इसके आगे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी बिना करड़ी वाली संख्या रहेंगी उनको हम बारी बारी से पक्षांतर करेंगे। यदि बिना करड़ी वाली संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे? पक्षांतर नहीं करेंगे। यदि केवल करड़ी में एक है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे। यदि दो संख्याएं हमारी करड़ी में प्लस या माइनस में करके दे दिया जाता तो हम उनका क्या कर देते? वर्ग कर देते। क्योंकि वर्ग से करड़ी हट जाता तो बिना करड़ी वाली संख्या हमारे पास मिल जाती। और दुनिया की कोई भी संख्या यदि P बटे Q में है तो वह एक दूसरे को क्या करेगा? सविभाजित। तो यह सविभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब मैं अब लिख सकता हूं कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। किंतु यह एक क्या हो गया? विरोधाभास कथन हो गया, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो करड़ी में 7 है ही नहीं परिमेय संख्या। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कब हमें वर्ग करना है? तीनों आप 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते थे कि यदि बिना करड़ी वाली संख्या ना रहती तो हम कैसे लगाते आपका? तो बिना करड़ी वाले को हमने बताया कि बारी बारी से क्या करते? पक्षांतर करते। यदि एक ही संख्या करड़ी में रहती तो हम उनको पक्षांतर नहीं करेंगे। यदि दोनों संख्याएं करड़ी में प्लस या माइनस में आ गई तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। फिर उसके बाद हम बारी बारी से पक्षांतर करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये अध्याय इतने ही कॉन्सेप्ट पे समाप्त।